नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग एक आदर्श प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसी प्रकार से इसमें भी चर्चा की गई है। हर प्रश्न के साथ कुछ न कुछ पार्ट्स प्रश्न भी बनेगा। प्रश्न की शुरुआत करेंगे, इसके पहले आपको पुनः मैं याद करा दूं, इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना ना छोड़ेंगे। पहले प्रश्न की शुरुआत करें। पार्ट्स प्रश्न भी प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ होगा। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, यानी गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया, यह प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पे है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी है, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले महात्मा कहा गया था। इसे भी याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा शब्द की उपाधि दी गई थी। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता भी इसे कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से, यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में कहा गया है। और यदि सुभाष चंद्र बोस को कहें तो इसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी। और नेताजी कहने वाले थे एडोल्फ हिटलर, यानी हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया है। तो एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखें। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, 1912 में, 1931 में, या 1936 ईस्वी में। तो अंग्रेज सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया था 1912 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इस पे भी कुछ चर्चा कर ली जाए। 1936 ईस्वी में बिहार को बंगाल तथा उड़ीसा से अलग किया गया था। और बिहार की स्थापना 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया। और इसके साथ साथ बिहार का विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को किया गया। स्पष्ट हो गया होगा। अगला चले, तीसरा नंबर प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? जिस समय नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उस समय कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, साराभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट ऑप्शन बी होगा, सरोजनी नायडू। इन्होंने ही नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़े थे। सरोजनी नायडू के बारे में बात कुछ करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और वह भी महिला अध्यक्ष थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू थे। चौथा नंबर प्रश्न है, सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया? तो आपका राइट ऑप्शन कोलकाता
अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न है 5वां नंबर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन के अनुसार से सटीक आंसर बैठेगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, या तो फिर चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक अधिकार यह मूल संविधान का एक पार्ट्स था, मूल संविधान का एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कुल मौलिक अधिकार की संख्या उस समय 7 थी, लेकिन जब 44वां संशोधन किया गया, 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में, तो उस समय एक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में माना गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हाल फिलहाल भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की कुल संख्या 6 रह जाती है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य, इसको राज्य पढ़ना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ऐच्छिक, अस्थायी, अनिवार्य, पसंद। तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या तुंगभद्रा? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है और यहीं पे गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। वृद्ध गंगा, यानी वृद्ध गंगा कहेंगे तो गोदावरी होगी, और भारत की गंगा होगी तो यह दक्षिण भारत की गंगा होगी, तो यह कावेरी जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है, यानी चीन से लगी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से लगी हुई सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है किससे? जनजातीय लोगों से, वर्षाधीन खेती से, डेल्टा खेती से, या पहाड़ी लोगों से? तो झूम कृषि यह जनजातीय लोगों से जुड़ी हुई होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में झूम कृषि का चलन है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई, कोलकाता। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और रेल कोच फैक्ट्री, यानी कि रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला में है। कपूरथला, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, संगीत, पत्रकारिता या तो फिर साहित्य है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यहीं पे कुछ और भी बातें कर लें दर्रा से संबंधित।
काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नाथुला दर्रा आपका हो गया, नाथुला दर्रा, तो यह सिक्किम में स्थित है। आगे चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र यानी घरों की जो वायर की वायरिंग होती है तो वह हमेशा समांतर क्रम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और घरों में बिजली का जो सप्लाई होता है वह लगभग 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला प्रश्न है 16 नंबर, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पाठ्यक्रम में माप में किसी तापमान पर पाठ्यक्रम समान होता है, किस तापमान पर? तो यह ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री यह जो तापक्रम है इस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माप में पाठ्यक्रम समान होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है यानी ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? वायु में, स्टील में, निर्वात में या जल में? तो ध्वनि की गति जहाँ पे ठोस होगी यानी सॉलिड माध्यम में, सॉलिड जहाँ पर है वहाँ सबसे तेज गति से ध्वनि जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्टील है ऑप्शन नंबर बी में, तो स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी। और वायु में उसी प्रकार से देख लें तो इसकी गति 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड, और एल्युमिनियम में भी उसी तरह से 6420 मीटर प्रति सेकंड, 6420 मीटर प्रति सेकंड, यह एल्युमिनियम की बात की गई है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके, बहुत आसान सा प्रश्न है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी। टीबी बैक्टीरिया का, तो यह रॉबर्ट कोच होता है, रॉबर्ट कोच। उसके बाद पोलियो का साल्क, और विटामिन का यह फंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो यह शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति का काम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरल के द्वारा क्या, यह हो गया आपका लाल रक्त कण, लाल रक्त कण हो जाएगा। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोरल शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड या तो फिर 1 सेकेंड? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी जानकारी कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। और 1 मिनट में हृदय की धड़कन लगभग 32 बार होती है। कुछ हिंट्स यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद वही यदि कोई आदमी कड़ी मेहनत करता हो, व्यायाम करता हो, शारीरिक परिश्रम करता हो, तो वैसी स्थिति में 1 मिनट में यह 180 बार धड़कता है। और यहाँ पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कौन सा एक संक्रामक रोग
नहीं है? कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कहने का अर्थ हो गया कि छुआछूत एक दूसरे से संचारित होता हो, लेकिन नहीं है यह पूछा गया है। तो हैजा आपका संक्रामक रोग है। क्षय रोग यानी कि टीबी यह भी है, डिप्थीरिया भी है, लेकिन यहाँ पे टेटनस जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यह संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर, इस वजह से डी आपका सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सूक्ष्म सेल में एनोड में क्या होता है? सेल में कैथोड और एनोड होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एनोड में क्या होता है? तांबा, जस्ता, कैडमियम, ग्रेफाइट। तो जस्ता एनोड का बनाया जाता है, यानी एनोड जो बनाया जाता है वह जस्ता का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, हीमोफीलिया। यानी इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में कि आधे घंटे यानी कि हाफ घंटे या तो फिर 24 घंटे में रक्त थक्का नहीं बनता है, और इस रोग का वाहक स्त्रियां होती है। इसके साथ साथ हीमोफीलिया के साथ साथ एक गंजापन भी रोग है, वह भी लिंग संलग्नता रोग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? राजतरंगिणी की बात की गई है। ऑप्शन है कामरूप, मगध, विदर्भ, कश्मीर। तो राइट आंसर आपका कश्मीर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। राजतरंगिणी, यह जो राजतरंगिणी है यह कल्हन के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम लोग आगे चले। 25 नंबर प्रश्न है, आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? ऑप्शन है, देख रहे हैं, मंगोलियन, द्रविड़, ऑस्ट्रेलिक, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों के भारत आने के पहले यानी कि इसके पूर्व यहाँ पे भारत में द्रविड़ आदिम जाति निवास करती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? इसको सुधार लेंगे, विश्वतीय पढ़ेंगे। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? तो राइट आंसर 12,750 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? ग्लेशियर में, तो राइट आंसर आपका सबसे निचली सतह से होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कौन सी गर्म धारा है? कौन सी गर्म जलधारा है? कैलिफोर्निया धारा। अगला प्रश्न है, अगला इसका ऑप्शन है ब्राज़ील की धारा, वेनेजुएला की धारा, लेब्राडोर की धारा। तो यह आपका राइट आंसर कैलिफोर्निया की धारा होगी। ऑप्शन नंबर ए है, गर्म जलधारा, और यह सब ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस पवन निक्षेपित, नदी निक्षेपित, ज्वालामुखी या काली मिट्टी। तो लोयस एक प्रकार की मिट्टी है और वह पवन निक्षेपित मिट्टी यानी कि पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 कारक क्या क्या हैं? ऑप्शन के अनुसार से इसे पढ़ लेंगे, और राइट आंसर आपका भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 30 प्रश्न का अध्ययन किए।
लेकिन यदि बारीकी रूप से देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से 50 के लगभग 50 से अधिक भी प्रश्न कर सकते हैं। इतने प्रश्न का हम लोग पार्ट्स प्रश्न को देखते हुए 30 प्रश्न को कंप्लीट किए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।